ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को सबसे पहले। और ये वीडियो आप बाइक चलाते टाइम या अपना जो है गाड़ी चलाते टाइम नहीं देखेंगे, साइड में बैठे पीछे बैठे तो देख सकते हो, उसमें भी पॉकेट में रखिए और कान में ईयरफोन लगाइए और ईयरफोन में सुनते जाइए। मैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करवा दूंगा आपको कम से कम टाइम के अंदर। चलते हुए सुनते हुए जाइए, ईयरफोन रिवीजन। एक सब्सक्राइब कर देना, आपके सर को बहुत ज़रूरत है, उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ है। दिल से दुआ करूंगा 70 80 90 नंबर हर बच्चे के आए जो सब्सक्राइब करे, जो नहीं करे उसके लिए भी दुआ है, पर करोगे तो अच्छा लगेगा। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों के हाथ में है, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा 24,000 का टारगेट पूरा कराइए। मेरा मन अधूरा है, मैंने बहुत वीडियोस डाली है, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी वीडियो देखिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। धन्यवाद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 1 मिनट में, पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में जरूर करना, कमेंट करना अगला कौन सा बनाऊं। प्यारे बच्चों, इसका नाम है AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसी जो फॉलो की गई हैं उन्हें डिस्क्लोज करना है। क्या होती है अकाउंटिंग पॉलिसी? P+M यानी प्रिंसिपल प्लस मेथड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस अकाउंटिंग मेथड टुगेदर फॉर्म्स एन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगला सवाल, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सेलेक्ट करते हैं? वो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की जाती है जिसमें 4 चीजें हों बच्चा पार्टी, PMT और S। PMTS, P फॉर प्रूडेंस, M फॉर मेटीरियलिटी, S फॉर सब्सटेंस ओवर फॉर्म और T फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू, PMTS। उसके बाद अगला सवाल AS1 का, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन कौन से हैं? G, C और A। G से गोइंग कंसर्न, C से कंसिस्टेंसी, A से एक्रूअल। अगर इन तीनों को फॉलो किया गया है तो कोई सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं देना, अगर फॉलोड नहीं है इनमें से कोई भी 1, 2 या तीनों तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि फॉलोड नहीं है। उसके बाद आखिरी टॉपिक, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज है और वो चेंज मटेरियल है तो अमाउंट डिस्क्लोज करो, अमाउंट नहीं पता तो फैक्ट डिस्क्लोज करो कि चेंज मटेरियल है पर अमाउंट नहीं पता। चेंज इमेटीरियल है तो इग्नोर करो, पर चेंज अभी इमेटीरियल है फ्यूचर ईयर्स में मटेरियल हो जाएगा तो ये फैक्ट डिस्क्लोज करो कि अभी इमेटीरियल है फ्यूचर ईयर्स में मटेरियल होगा। और AS1 ऑल एंटरप्राइजेस पर लागू होता है। एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए और 29 पेज के अंदर 29 AS पाने के लिए छोटी सी बुक के लिए DM करो 8851007100। हार्डबुक PDF चाहिए PDF। धन्यवाद। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट 1 मिनट में, पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में जरूर करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, संस्था का नाम फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड, फॉर द ईयर एंडेड दिस, जिस ईयर के लिए बना रहे हैं वो, पर्टिकुलर्स अमाउंट। नंबर A, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। शुरू होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ऐड करते हैं DGP DIL, का दिल, D फॉर डेप्रिसिएशन, G फॉर गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड, P फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, D फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ, I फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लेस करते हैं ड्रिप, DRIP, D फॉर डिविडेंड इनकम, R फॉर रेंटल इनकम, I फॉर इंटरेस्ट इनकम, P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लेस अपोजिट ऑफ बोथ, इक्वल टू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस इनकम टैक्स पेड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव्ड और फिर इन्हीं तीनों की परचेज ब्रैकेट लगा के, टेंजिबल इंटेंजिबल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है 5 जगह से उधार लेना और सूद समेत वापस लौटाना। तो पहले उधार लो 5 जगहों से, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब इन पे सूद चुकाओ, इंटरेस्ट पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड। अब मूल चुकाओ, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रीपेमेंट को रिडेम्पशन कहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल के रीपेमेंट को बायबैक कहते हैं। तीनों का नेट करेंगे, प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पूरा 29 पेज में 29 AS पाने के लिए बुक है हमारी एक, PDF कहोगे PDF, हार्डबुक कहोगे हार्डबुक मिलेगी, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, 29 पेज में 29 AS फ्लो चार्ट में, जहां से मैं ये पढ़ के बताता हूँ। DM करना 8851007100। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताओ अगला कौन सा बनाऊं। धन्यवाद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 1 मिनट में, पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में जरूर करना। AS4 का नाम है कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी कि बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट प्रिपरेशन डेट और उसकी साइनिंग, बैलेंस शीट प्रिपरेशन डेट और बैलेंस शीट साइनिंग के बीच में
होने वाले इवेंट्स पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 लागू होता है। वो इवेंट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट, यानी कि बैलेंस शीट प्रिपरेशन डेट और बैलेंस शीट साइनिंग डेट के बीच में घटने वाले वो इवेंट्स जिनकी हालात, जिनकी कंडीशंस बैलेंस शीट डेट यानी 31 मार्च या उससे पहले ही पैदा हो गए थे, वो एडजस्टिंग, और हालात पहले ही पैदा नहीं हुए थे तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट को एडजस्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और नॉन एडजस्टिंग को डिस्क्लोज करते हैं बोर्ड की रिपोर्ट में। AS4 सभी टाइप के बिजनेसेस पर लगता है, केवल उन कंपनियों पर नहीं लगता जो इंड AS फॉलो करती हैं। 29 पेज में 29 AS पाने के लिए ये बुक पाएं और ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे DM करें डिटेल्स के लिए। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में करना। ये कमाल है AS ट्रिगर बुक का। AS5 का नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये 5 चीज़ों के ट्रीटमेंट और उनके मीनिंग के बारे में बात करता है। कौन सी है वो 5 चीज़ें? ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है? आपने किसी अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज किया। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 2% टू 5%। क्या ट्रीटमेंट है? सेपरेटली नोट्स टू अकाउंट्स में बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर ये तो AS1 में पढ़ाया था आपने। AS1 बताता है जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी तब क्या ट्रीटमेंट होगा। AS5 बताता है आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कब कर सकते हो, जब 3 चीजों में से किसी एक ने आपको अलाउ किया हो, या तो किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने, या किसी स्टैट्यूट ने, या आपको लग रहा है बेटर प्रेजेंटेशन होगी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। चेंज किया है ये बात आपको सेपरेटली नोट्स अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी है AS1 के अकॉर्डिंग। प्रायर पीरियड आइटम, बीते सालों के अकाउंटिंग एरर्स जिनका करंट ईयर में पता चलता है उन्हें प्रायर पीरियड आइटम कहते हैं, सेपरेटली नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ऐसे आइटम जो बिजनेस में रेगुलरली फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं, बिजनेस रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फायर, थेफ्ट, ये सब सेपरेटली नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना होता है। ऑर्डिनरी के फर्दर 2 बाइफर्केशन है, नॉर्मल और एक्सेप्शनल। ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल यानी कोई भी ऑर्डिनरी नॉर्मल आइटम का ही अगर साइज और नेचर बदल गया है तो वो ही ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल बन जाता है। फॉर एग्जांपल सैलरी पेमेंट, ये एक ऑर्डिनरी नॉर्मल आइटम है, पर अगर इस साल आप सैलरी दे रहे हो रिट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज करके तो उसका नेचर और साइज बदल गया है, वो बन जाएगा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल। ऑर्डिनरी नॉर्मल को कोई सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं चाहिए, एक्सेप्शनल का सेपरेट डिस्क्लोजर करना है नोट्स टू अकाउंट्स में। ये बुक पाने के लिए PDF या हार्ड कॉपी DM करो ऊपर दिए गए नंबर पर, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। कॉमेंट करो अगला कौन सा बनाऊं, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में जरूर करना। ये कमाल है हमारी ट्रिगर बुक का। 29 पेज में 29 AS पाने के लिए DM करना। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट। किसी एसेट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 किसी एसेट को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 3 किसी एसेट को बनाने के लिए आर्किटेक्ट के साथ नक्शा बनाने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट, +4 किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर, देखरेख के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एनवायरमेंट रिस्टोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। AS7 के हिसाब से 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार एक फिक्स्ड प्राइस बता देता है कि भैया मेरे काम के इतने पैसे लगेंगे। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जहां पे ठेकेदार कहता है जितना मेरा खर्चा आएगा उसमें कुछ परसेंटेज मुझे ऐड करके दे देना, कॉस्ट प्लस परसेंटेज। ठीक है सर। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। किसी भी ईयर का अगर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना है आपको तो उस ईयर के रेवेन्यू में से उस ईयर की कॉस्ट माइनस कर देना। उस ईयर की कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होती है। उस पर्टिकुलर ईयर का रेवेन्यू कैसे निकालते हो आप? टोटल रेवेन्यू जो है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने प्रतिशत काम उस पर्टिकुलर ईयर में कंप्लीट हुआ है जिस ईयर का प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं, तो उस ईयर का रेवेन्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। हमें कैसे पता चलेगा सर कितने % काम कंप्लीट हो गया? 3 तरीके से। फिजिकल प्रोपोर्शन मेथड यानी एग्जाम्पल 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 कंप्लीट हो गए, 3/5 60% काम कंप्लीट। दूसरा किसी सर्वेयर को बुला लो। तीसरा कॉस्ट इनकर्ड मेथड, जितनी कॉस्ट अभी तक लग चुकी है, मान लो पूरे प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगनी है 10 लाख, अभी तक लग चुकी है 7 लाख, तो 70% काम कंप्लीट हो गया। ठीक है सर। कब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को यानी एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान करके एक ही प्रॉफिट निकालेंगे? जब 3 शर्तें पूरी होंगी। उन सबका सिंगल प्राइस कोट किया गया है, प्लस तीनों काम चारों काम जितने भी हैं कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस में चल रहे हैं, प्लस वो सब एक सिंगल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तीनों कंडीशंस पूरी हुई तो एक ही प्रॉफिट निकालेंगे, एक भी टूटी तो फिर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानकर अलग अलग प्रॉफिट निकालेंगे।
इससे पहले आप AS7 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। 50% से ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है, प्लस रिकवरी हो जाएगी यानी पैसा मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्टी से, इस बात के चांसेस 50% से ज्यादा हैं। शर्त टूटी, अगर रिकवरी वाली तो रेवेन्यू पोस्टपोन करोगे, और कंप्लीशन वाली शर्त टूटी तो उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे जितना कॉस्ट इनकर हो चुकी है उसमें से भी जो रिकवरेबल लग रहा है वो। ठीक है सर, पहले आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया था, बाद में अनसर्टेनिटी आई है तो प्रोविजन बनाओगे, रेवेन्यू को रिवर्स नहीं करोगे। अगर कॉस्ट कोई आपने इनकर कर दी है फ्यूचर के लिए, आज ही माल खरीद के रख लिया अगले साल के लिए, इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, और एस्केलेशन क्लॉज और इंसेंटिव, ये दोनों AS7 के हिसाब से रेवेन्यू का पार्ट बनते हैं। एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। AS9 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में करना। ये कमाल है हमारी ट्रिगर बुक का, 29 पेज में 29 है। पाने के लिए DM करना 8851007100। AS9 का नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। 5 चीजों से आने वाले रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना सिखाता है। कैश सेल्स ऑफ गुड्स या क्रेडिट सेल, सेल ऑफ सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम रॉयल्टी और रेवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स को तब रिकॉर्ड करेंगे जब 4 शर्तें पूरा हो जाएंगी, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं, सेलर का कोई कंट्रोल नहीं है और कलेक्शन में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस को रिकॉर्ड करने के लिए 2 मेथड है, प्रोपोर्शनेट और कंप्लीशन। प्रोपोर्शनेट यानी जितनी सर्विस कंप्लीट होगी उतने % रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो, या कंप्लीट होने पे इकट्ठा रिकॉर्ड करो। अगर एक ही सर्विस है, एक से ज्यादा सर्विसेज है तो प्रोपोर्शनेट, एक ही है तो कंप्लीशन। इंटरेस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पर। रेवेन्यू फ्रॉम रॉयल्टी को रिकॉर्ड करते हैं एक्रूअल बेसिस पर। और रेवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड को तब रिकॉर्ड करते हैं व्हेन द राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। अगर एजेंट अपॉइंट किया है तो उसका रेवेन्यू केवल उतना ही होगा जितना उसे कमीशन मिल रहा है। कंसाइनमेंट सेल के केस में रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करेंगे जब कंसाइनी ने सेल कर दी होगी थर्ड पार्टी को। और AS9 जो है वो AS7 यानी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू, AS12 यानी गवर्नमेंट ग्रांट के रेवेन्यू और AS19 यानी लीजेस के रेवेन्यू पर नहीं लगेगा, क्योंकि उनके अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता रेवेन्यू में, कैश डिस्काउंट रेवेन्यू का पार्ट बनता है। एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए, में पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में जरूर करना। कमाल है ये हमारी AS ट्रिगर बुक का, 29 पेज में 29 AS। पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे DM जरूर करना। AS10 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? कोई भी वो आइटम जो 3 शर्तों को पूरा करे उसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहते हैं और उस पे AS10 लग जाता है। पहली शर्त, वो आइटम टेंजिबल होना चाहिए यानी टचेबल सीएबल होना चाहिए। दूसरी शर्त, उसकी लाइफ यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, प्लस उसे बिजनेस में यूज करने के लिए रखा गया हो, चाहे एडमिन पर्पज में चाहे किसी और पर्पज में, पर यूज करने के लिए रखा गया हो। तीनों शर्तें पूरी हुई, आइटम बन गया PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उस पर लग गया AS10। PPE आपके पास 2 तरीके से आ सकता है, या तो परचेज कर लो या सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर लो। परचेज किया हो या सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया हो, कोई भी केस हो, इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। बात करें अगर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन यानी बैलेंस शीट डेट पर उस पीपी को किस वैल्यू पे लिख करके चलोगे, तो उसके लिए 2 मॉडल हैं आपके पास, एक कॉस्ट मॉडल एक रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल क्या कहता है, वही अपना 11th क्लास वाला डेप्रिसिएशन माइनस करो, जो वैल्यू बच गई वो बैलेंस शीट में लिख दो। हाँ, डेप्रिसिएशन लगाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन रेडी टू यूज की डेट से लगेगा एंड कॉम्पोनेंट बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे एरोप्लेन है तो पूरे एरोप्लेन पे नहीं लगेगा, इंजन पे अलग, टायर पे अलग, इस तरीके से। और चेंजेस अगर कोई हुआ है डेप्रिसिएशन के मेथड में तो AS5 लग जाएगा। अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के दूसरे मॉडल यानी रिवैल्यूएशन मॉडल के। उसमें हम रिवैल्यूएशन करते हैं यानी मार्केट प्राइस से कंपैरिजन करते हैं। पहली बार रिवैल्यूएशन किया, वैल्यू बढ़ गई तो जनरल एंट्री पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। दूसरी बार रिवैल्यूएशन किया, सेम वैल्यू बढ़ गई, अगेन एंट्री पीपी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। पर दूसरी बार में अगर वैल्यू घट जाए तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीपी। पहली बार में इतनी बढ़ी नहीं थी, जितनी घट गई तो डिफरेंस P&L में डेबिट हो जाएगा। अगला केस, पहली ही बार में वैल्यू घट जाए, पहली बार रिवैल्यूएशन किया, पीपी की वैल्यू घट गई, P&L अकाउंट डेबिट टू पीपी। अगली बार किया फिर से घट गई, P&L अकाउंट डेबिट टू पीपी। पर अगर अगली बार रिवैल्यूएशन पे वैल्यू घटे ना बढ़ जाए तो पीपी टू P&L, इतनी घटी नहीं थी जितनी बढ़ गई तो डिफरेंस क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। AS10 AS11 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में जरूर करना। ये है हमारी AS ट्रिगर बुक का कमाल। पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे DM करना। अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का नाम। 4 टॉपिक्स के बारे में बात करता है, एक एक करके बताता हूं। पहला टॉपिक, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 कहता है अगर आपने कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन की है जो आपकी होम करेंसी से अलग करेंसी में है, उसे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसका इनिशियल रिकॉग्निशन स्पॉट रेट पर होगा और सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो एसेट लायबिलिटी मॉनिटरी आइटम है या नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी है तो सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन क्लोजिंग रेट पे होगा, नॉन मॉनिटरी है तो हिस्टोरिकल रेट या फिर रेट ऑन डेट ऑफ रीवैल्यूएशन अगर हुई है तो उस रेट पर होगा। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन के वक्त वो पूरा P&L में ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा टॉपिक, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन। 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए विदेशी मुद्रा में लिया गया लोन।
ये दो पर्पज के लिए आप ले सकते हो, या तो डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए या किसी और पर्पज के लिए। अगर डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट के लिए लिया है तो या तो आप एक्सचेंज डिफरेंस को P&L में चार्ज कर दोगे या कॉस्ट से एडजस्ट कर दोगे, दो ऑप्शन है, कोई सा भी चूज करो। अदर पर्पज के लिए लिया है तो P&L में चार्ज करोगे या फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस FCMI-TD अकाउंट में डालोगे और लोन पीरियड में अमोर्टाइज कर दोगे। दो ऑप्शन है, कोई सा भी चूज कर लो, उस केस में इस केस में भी। लेकिन एक बार जो भी ऑप्शन ले लिया वो बाद में चेंज नहीं कर सकते। इसी को पैरा 46 और 46A भी कहा जाता है। तीसरा, फॉरेन ऑपरेशंस, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल दो प्रकार की होती है। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के एसेट लायबिलिटी को कन्वर्ट करने के लिए सेम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन यानी पहले टॉपिक जैसा ट्रीटमेंट है, और इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के इनकम एक्सपेंस को कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट या फिर एवरेज रेट, स्पॉट रेट या एवरेज रेट का इस्तेमाल करते हैं। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के एसेट लायबिलिटी को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करते हैं और इनकम एक्सपेंस को स्पॉट रेट या फिर एवरेज रेट पे कन्वर्ट करते हैं। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का वो P&L में जाता है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के एक्सचेंज डिफरेंस को FCTR फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और डिस्पोजल के टाइम पे फर्दर P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। आखिरी टॉपिक, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, जो भी स्पॉट रेट और कॉन्ट्रैक्ट रेट का डिफरेंस है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में अमोर्टाइज कर देंगे और कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस है तुरंत P&L में डाल देंगे। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। 1 मिनट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में जरूर करना। ये कमाल है हमारी AS ट्रिगर बुक का। 29 पेज में 29 AS खत्म है। पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर DM जरूर करना। AS 12 का नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। सरकार से मिलने वाली ग्रांट की अकाउंटिंग क्या होगी वो सिखाता है। 6 प्रकार की ग्रांट सरकार से मिल सकती है। नंबर 1, ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट। कोई डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी खरीदने के लिए अगर ग्रांट मिली है उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, या तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर दो या DGG डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में क्रेडिट कर दो, और अगर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में क्रेडिट किया है तो फिर डेप्रिसिएशन के रेशियो में P&L में राइट ऑफ करते हुए चलेंगे ओवर द ईयर्स। दूसरी टाइप की ग्रांट, नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, यानी एग्जांपल लैंड खरीदने के लिए अगर सरकार ने ग्रांट दी है तो वही दो ऑप्शन है, फिक्स्ड एसेट या DGG में क्रेडिट कर दो। इनके साथ एक ऑप्शन और है, कैपिटल रिजर्व में भी क्रेडिट कर सकते हो। और अगर DGG में क्रेडिट किया है तो कॉस्ट इनकर्ड के रेशियो में P&L में प्रोपोर्शनेटली डेफर करते हुए चलोगे ओवर द पीरियड। ओके सर। तीसरे टाइप की ग्रांट, ग्रांट रिलेटेड टू प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। सरकार ने क्या दिया, बैकवर्ड एरिया में जाओ, वहां पे फैक्ट्री सेटअप करो, जो लागत होगी उसका कुछ % हम दे देंगे, उसको कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करते हैं। चौथे टाइप की ग्रांट, ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। कुछ खर्चे करने के लिए सरकार आपको ग्रांट दे रही है, सैलरी वगैरह पे करने के लिए, रेंट वगैरह पे करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, P&L में क्रेडिट कर दो या DGG डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाल दो। और अगर DGG में डाला है तो P&L में ट्रांसफर होगा कॉस्ट इनकर्ड के रेशियो में। पांचवें टाइप की ग्रांट, ग्रांट रिलेटेड टू कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट। आप पहले कुछ पेमेंट कर चुके हो तब सरकार ने कोई ग्रांट के लिए नहीं कहा था, अब सरकार कह रही है कि जो पिछले सालों में पेमेंट करी थी वो हम अब दे देते हैं तुम्हें, P&L में क्रेडिट होगा। ओके सर। आखिरी टाइप की ग्रांट, सरकार पैसा नहीं दे रही, सरकार कोई एसेट ही दे दे आपको, या तो फ्री में या फिर सस्ते में। सस्ते में दिया है तो जितने अमाउंट में दिया उतने में रिकॉर्ड करो, फ्री में दिया है तो भी नॉमिनल अमाउंट 10, 20, 50, 100 रुपए में रिकॉर्ड करोगे। और अगर कोई भी शर्ट टूटी और ग्रांट रिफंड करनी पड़ रही है तो जो भी एंट्री आपने पास की थी वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। बुक पाने के लिए DM करो, एक लाइक, एक सब्सक्राइब करो, धन्यवाद। AS 13 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में जरूर करना। ये कमाल है हमारी ट्रिगर बुक का। 29 पेज में 29 AS खत्म। पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर DM जरूर करना। AS 13 का नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या होती है इन्वेस्टमेंट? पैसे से पैसा कमाने की कोशिश इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की हो सकती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट आपने की है अगर उसे 12 महीने के अंदर अंदर आपकी बेचने की इंटेंशन है तो शॉर्ट टर्म बनेगी, इंटेंशन नहीं है 12 महीने के अंदर बेचने की तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनेगी। चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, लेकिन अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन आया है वैल्यू में तो वो माइनस जरूर हो जाएगा और उसे P&L में चार्ज कर देंगे। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की बात करूं तो वो होगा कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पर। कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करना पड़े तो वैल्यू जो कन्वर्ट होकर के लिखी जाएगी वो होगी कॉस्ट प्राइस एंड कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज लोअर। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कभी रिक्लासिफाई करके लॉन्ग टर्म बनाना पड़े तो वैल्यू लिखी जाएगी कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज लोअर। नोट्स, ब्रोकरेज एंड कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैंप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में आते हैं। अगर
अगर क्वेश्चन में लिखा है एक्स इंटरेस्ट तो मतलब उस प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, अगर लिखा है कम इंटरेस्ट तो मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। राइट शेयर्स पर डिविडेंड नहीं मिलता है, और अगर शेयर डिवेंचर बॉन्ड बोनस में मिले हैं तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए आपने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं तो कैरिंग अमाउंट और सेल प्राइस का जो भी डिफरेंस होगा प्रॉफिट या लॉस उसे P&L में ट्रांसफर करके चलेंगे। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए, बुक पाने के लिए DM कीजिए। धन्यवाद। AS 16 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में करना। ये कमाल है हमारी ट्रिगर बुक का। 29 पेज में 29 AS कवर्ड हैं सारे। पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे DM जरूर करना। AS 16 का नाम है बोरोविंग कॉस्ट, यानी क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए या खरीदने के लिए लिए गए लोन पर जो ब्याज आप पे करोगे उस ब्याज की क्या अकाउंटिंग होगी, ये सिखाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अब सवाल ये उठता है क्वालिफाइंग एसेट क्या है। कोई भी वो एसेट जिसे बनाने में 12 महीने या उससे ज़्यादा का समय लगे उसे क्वालिफाइंग एसेट कहते हैं। अगर लोन आपने लिया है क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए तो उस पर ऑफकोर्स इंटरेस्ट पे करोगे, उसी इंटरेस्ट की अकाउंटिंग AS 16 सिखाता है। वो जो लोन है वो दो प्रकार का हो सकता है बच्चा पार्टी, वो हो सकता है जनरल लोन और वो हो सकता है स्पेसिफिक लोन। जनरल लोन पर आपका लगेगा वेटेड एवरेज रेट, वहां से इंटरेस्ट निकालोगे, और स्पेसिफिक लोन पर लगेगा स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहां से इंटरेस्ट का अमाउंट निकालोगे। जनरल लोन पे वेटेड एवरेज रेट लगा के इंटरेस्ट का अमाउंट निकालोगे, स्पेसिफिक लोन पे स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा करके इंटरेस्ट का अमाउंट निकालोगे। अच्छा, और क्या करोगे इस इंटरेस्ट के अमाउंट का? फिर टोटल इंटरेस्ट का क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे, यानी एसेट की, क्वालिफाइंग एसेट की ही कॉस्ट में ऐड कर दोगे। कब तक? जब तक वो क्वालिफाइंग एसेट सब्सटेंशियली यानी 90% और मोर रेडी टू यूज ना हो जाए। उसके बाद P&L में ट्रांसफर करना शुरू कर दोगे। ओके सर जी। अगर लोन को आपने टेम्परेली कहीं इन्वेस्ट कर दिया और वहां से कुछ इंटरेस्ट आया है, रिटर्न आई है, तो इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो उसे कैपिटलाइज करने से पहले जो इंटरेस्ट रिसीव किया है उसे माइनस करना ना भूलें। अगर क्वालिफाइंग एसेट की जो कंस्ट्रक्शन है वो रुक गई है और डिले पार्ट ऑफ प्रोसेस है तो कैपिटलाइजेशन चलता रहेगा, पर डिले हो रहा है पार्ट ऑफ प्रोसेस की वजह से नहीं, किसी और कारण की वजह से, तो उस पीरियड के लिए कैपिटलाइजेशन रुकेगा, P&L में जाएगा उस पीरियड का इंटरेस्ट। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। AS 17 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। मई 26 सी एंटर एडवांस अकाउंट्स। ये कमाल है हमारी ट्रिगर बुक का। 29 पेज में 29 AS। पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर DM जरूर करना। AS 17 का नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग। बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग यानी अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन अलग अलग होगी अगर कोई भी सेगमेंट इन 3 में से किसी भी एक शर्त में फंस जाता है। पहली शर्त, अगर उस सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट्स के 10% के बराबर या उससे ज़्यादा है तो वो बन जाएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट, उसको अलग से रिपोर्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर किसी सेगमेंट के एसेट्स टोटल एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स के 10% के बराबर या उससे ज़्यादा हैं तो वो बन जाएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट। या फिर एक शर्त और है बच्चा पार्टी, एक कंडीशन और है फंसाने के लिए। क्या? सारे सेगमेंट्स जो प्रॉफिट में हैं उनका टोटल मारो, सारे सेगमेंट्स जो लॉस में हैं उनका टोटल मारो। टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस में से जो भी हाई फिगर है उसे उठा लो, उसका 10% निकाल लो। अब ये जो फिगर आई है इस फिगर के बराबर या इससे ज्यादा किसी भी सेगमेंट का चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो बन जाएगा रिपोर्टेबल। तीनों में से किसी भी एक भी शर्त में फंस गए तो आप बन गए रिपोर्टेबल। तीनों में भी नहीं फंसे तो आपको अलग से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तीनों शर्तों में ना फंसने के बावजूद भी एक नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट को रिपोर्टेबल बनाया जा सकता है अगर मैनेजमेंट चाहे तो, या फिर अभी तक 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट नहीं हुआ है, यानी जो 3 शर्तों में फंसे हैं सेगमेंट्स, उन सेगमेंट्स का एक्सटर्नल रेवेन्यू जो है वो टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट्स के 75% से कम है, या फिर ये रिपोर्टेबल सेगमेंट था पिछले साल तो करंट ईयर में भी आप इसे रिपोर्टेबल बना दोगे। 3 शर्तों में फंसने की वजह से ही रिपोर्टेबल था पिछले साल तो करंट ईयर में ऑटोमेटिकली रिपोर्टेबल बन जाएगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। 18 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में करना। ये कमाल है हमारी AS ट्रिगर बुक का। पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर DM जरूर करना। 29 पेज में 29 AS। आज शुरू करते हैं। AS 18 नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। पहले कुछ वर्ड्स की डेफिनेशंस बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि ये AS कहता क्या है। पहले रिलेटेड पार्टी, एक इंडिविजुअल के लिए कौन कौन रिलेटेड पार्टी बनता है AS 18 में? माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, सगे वाले, ये 6 के 6 सगे वाले, और स्पाउस यानी जीवन साथी। अगली जो टर्म है वो है KMP, की मैनेजमेंट पर्सनल। कौन होता है KMP? अगर किसी पर्सन के पास कंपनी की पॉलिसी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की पॉलिसीज को प्लान, डायरेक्ट और कंट्रोल करने की तो वो बन जाएगा KMP। एग्जांपल MD, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को KMP नहीं कहते हैं लेकिन उन्हें भी KMP कहा जाएगा अगर उन्हें ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। अगला वर्ड है कंट्रोल।
कंट्रोल, अगर आपके पास किसी कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर यानी इक्विटी शेयर्स हैं तो आपका उसके ऊपर कंट्रोल कहा जाएगा, या आपके पास उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर है तो आपका उसके ऊपर कंट्रोल कहा जाएगा, या आपके पास उसके 20 से लेकर 50% तक के शेयर्स हैं लेकिन उसकी पॉलिसीज़ को डायरेक्ट ऑपरेटिंग पॉलिसीज को, फाइनेंशियल पॉलिसीज को डायरेक्ट करने की पावर भी है तो भी आपको उस पर कंट्रोल कहलाया जाएगा। कंट्रोल डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट यानी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, 20 से लेकर 50% तक वोटिंग पावर अगर है तो वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहलाएगा। ये हो गया 4 शब्दों का मतलब। अब बताते हैं रिलेटेड पार्टी कौन होती हैं। AS 18 कहता है रिलेटेड पार्टीज के साथ की गई ट्रांजैक्शंस को सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है। कौन होती है रिलेटेड पार्टी? अगर कंट्रोल के बेस पर रिलेशनशिप बन रहा है तो रिलेटेड पार्टी है, अगर A का B पे कंट्रोल है और A का C पे भी कंट्रोल है तो A और C तो रिलेटेड पार्टी हैं ही, B और C जो कॉमनली कंट्रोल हो रही है इसे वो भी आपस में रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के बेस पर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आ सकता है जो अभी बताया। और A और B ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर खोल लिया C, A और C रिलेटेड पार्टी, B और C रिलेटेड पार्टी, A और B आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं बनेंगे। इंडिविजुअल के लिए क्या ध्यान रखना है? अगर एक इंडिविजुअल का किसी कंपनी पर कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या वो KMP उस कंपनी में, तो उस कंपनी के लिए वो इंडिविजुअल और उसके सारे रिलेटिव जो भी बताए थे बन जाएंगे रिलेटेड पार्टीज। और अगर एक कंपनी, एक इंडिविजुअल का एक से ज्यादा कंपनीज में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कंट्रोल या KMP का रिलेशनशिप है तो दोनों कंपनीज के लिए दोनों कंपनी रिलेटेड पार्टी बनेंगे, वो इंडिविजुअल रिलेटेड पार्टी बनेगा, उसके रिश्तेदार रिलेटेड पार्टी बनेंगे। बस सामने वाली कंपनी में अगर वो इंडिविजुअल KMP है तो सामने वाली कंपनी आपकी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगी। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। AS 21 कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट की ट्रिक 1 मिनट में। पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में ज़रूर करना। सबसे पहले कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आता है शेयर कैपिटल। उसमें कौन सा अमाउंट आएगा? जो क्वेश्चन में होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल है एज इट इज़ वही अमाउंट। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये पूरी बैलेंस शीट बनाने के बाद जो बैलेंस फिगर के तौर पर आए उसे लिख देना। तीसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसका फॉर्मूला है आपको क्या करना होता है, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल प्लस प्री और पोस्ट दोनों रिजर्व प्रॉफिट प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस करके जो भी फिगर आए उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनॉरिटी के पास जितने प्रतिशत शेयर हैं उससे। नेक्स्ट आइटम जो हमारे पास आता है वो है PPE, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। उसमें आपको क्या करना है, होल्डिंग और सब्सिडरी के नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी वाले अमाउंट को ऐड कर दो। अगर आपस में कुछ इंट्रा ग्रुप बैलेंस है, लेना देना है तो उसे माइनस कर देना। नेक्स्ट एसेट साइड PPE, जिसमें होल्डिंग की PPE प्लस सब्सिडरी की PPE प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस माइनस डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड फिगर। ये ट्रिक है। इन्वेंट्री के लिए होल्डिंग और सब्सिडरी की इन्वेंट्री प्लस कर दो, स्टॉक रिजर्व माइनस कर दो। रिसीवेबल्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स होल्डिंग और सब्सिडरी प्लस कर दो, आपस का लेन देन इंट्रा ग्रुप बैलेंस माइनस कर दो। और कैश है जो अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होल्डिंग और सब्सिडरी का प्लस कर दो। और एक वर्किंग नोट जो हम बनाते हैं जिसमें हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अगर गुडविल आ रही है तो इंटेंजिबल एसेट में जाएगी, PPE में, कैपिटल रिजर्व आ रहा है तो उधर रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 1 मिनट में। पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में ज़रूर करना। ये कमाल है हमारी ट्रिगर बुक का। 29 पेज में 29 AS पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर DM जरूर करना। फ्री नहीं है, पेड है, DM तभी करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। क्या सिखाता है? इनकम टैक्स और फॉरेन टैक्स की अकाउंटिंग क्या होगी ये सिखाता है। इनडायरेक्ट टैक्स और DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अगली बात, अगर इनकम टैक्स के P&L के हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू P&L ऑफ अकाउंटिंग प्रोविजंस तो इसे हम डेफर्ड टैक्स एसेट कहते हैं। एंट्री होती है डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। और अगर रिवर्स केस है तो उसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट। टाइमिंग डिफरेंस से ही DTA और DTL पैदा होते हैं, परमानेंट डिफरेंस से नहीं होते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट को बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में दिखाते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटीज में। DTA DTL यानी डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को कभी भी प्रेजेंट वैल्यू पर डिस्काउंट नहीं करते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ भी कर सकते हैं अगर वो सेम टैक्स लॉ से रिलेटेड हैं। टैक्स हॉलिडे पीरियड की बात करता हूं, अगर DTA DTL अराइज और रिवर्स दोनों हो गया है टैक्स हॉलिडे पीरियड के दौरान तो कोई रिकॉग्निशन नहीं करना है। पर अगर DTA या DTL अराइज हुआ है टैक्स हॉलिडे पीरियड में और रिवर्स हुआ है उसके बाद तो डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज द केस में भी उसे उस पीरियड में रिकॉग्नाइज करेंगे जब टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ। जो टाइमिंग डिफरेंस पहले अराइज हुआ है उसे पहले रिवर्स करेंगे। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए, बुक पाने के लिए DM कीजिए, धन्यवाद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 1 मिनट में। पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में जरूर करना। कमाल है हमारी इस बुक का, पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर DM करना। AS 23 का नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, यानी अगर आपके पास किसी कंपनी के 20% से लेकर 50% तक के शेयर्स हैं तो वो आपकी एसोसिएट बन जाएगी। और उस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है उसका कंसोलिडेशन किस प्रकार से होगा ये AS 23 सिखाता है। उसके कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। पहला, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करके
चलोगे। दूसरा, कोई भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व अगर अराइज होता है तो उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलोगे। तीसरा, डिविडेंड अगर मिला है एसोसिएट से तो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करके चलेंगे। चौथा, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर प्रॉफिट मिला एसोसिएट से तो उसे प्लस भी करेंगे। अगला पॉइंट, अगर शेयर इन नेट एसेट में कोई चेंज आता है भविष्य में तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और गुडविल कैपिटल रिजर्व की एडजस्टमेंट भी आप कर देंगे। कंसोलिडेटेड पीएनएल में जो इन्वेस्टर का शेयर है उसे इन्वेस्टी के जो रिजल्ट्स हैं उसमें शो करके चलेंगे। अगली बात, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट में जो इन्वेस्टिंग कंपनी का हिस्सा है उसे शेयर इन नेट एसेट में ऐड करते हैं गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते वक्त। आखिरी पॉइंट, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में जो इन्वेस्टिंग कंपनी का हिस्सा है उसे कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 एक मिनट में, पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में करना। ये कमाल है हमारी ट्रिगर बुक का, जिसमें 29 AS 29 पेज में है। पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर DM करना। AS 24 का नाम है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। क्या होता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? जहां 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं तो वो ऑपरेशन बिजनेस का डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहलाता है, उस पर लग जाता है AS 24। कौन सी हैं 3 शर्तें? पहली शर्त, वो बिजनेस का सेपरेट हिस्सा, सेपरेट मेजर लाइन होना चाहिए। दूसरी शर्त, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी अकाउंटिंग सेपरेट हो सकती है। प्लस तीसरी शर्त, उसे बेचने का, मतलब उसे बंद करके उसके एसेट्स को बेचने का, चाहे एक साथ चाहे सिंगल करके, या फिर उसे बंद करके उसे एसेट्स वहीं रखें, बस बंद करने का प्लान बनाया जा चुका है। तीनों शर्तें पूरी हुई तो बन जाएगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, AS 24 लग जाएगा। AS 24 किस दिन लागू होता है? जिस दिन प्लान बना के अनाउंस कर दिया है या फिर जिस दिन एसेट्स को बेचने का एग्रीमेंट एंटर हुआ है, विच एवर इज अर्लियर। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से पूरे बिजनेस की गोइंग कंसर्न एबिलिटी हट नहीं होती है। AS 24 के हिसाब से क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने होते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जिस दिन AS 24 लागू हो उस दिन की डेट, AS 17 की एप्लीकेबिलिटी, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन फॉर करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन रिलेटेड टू करंट ईयर। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अगर एक से ज्यादा है तो सबका डिस्क्लोजर अलग अलग होगा और समय अनुसार इन्हें अपडेट भी करना है। एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 एक मिनट में, पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में जरूर करना। ये कमाल है हमारी AS ट्रिगर बुक का, 29 AS 29 पेज में। पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर DM जरूर करना। AS 25 का नाम है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या होती है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स? अगर आप 12 महीने से कम पीरियड के लिए बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और नोट्स टू अकाउंट्स ये बना रहे हैं तो उन्हें इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है। हाँ, अगर आपकी कंपनी का पहला साल ही अभी और आपने साल के बीच में कंपनी शुरू की थी इसलिए 12 महीने से कम का पीरियड है तो AS 25 नहीं लगेगा। AS 25 कोई मैंडेटरी AS नहीं है, वो नहीं कहता कि तुम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाओ, लेकिन अगर आप बना रहे हो तो फिर AS 25 कहता है कि RMPD, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रिंसिपल और डिस्क्लोजर के जो प्रावधान हैं वो वही लगेंगे जो मैं बताऊंगा। हाँ, अगर कोई लिस्टेड कंपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना रही है तो फिर उसके ऊपर क्लॉज 33 और 41 जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है उसके अंदर लिखे हुए प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। रिकॉग्निशन और मेजरमेंट AS 25 का ही रहेगा। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर वेटेड एवरेज रेट से टैक्स निकालते हैं। प्रोविजंस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी बनाए जाते हैं। मेटलिटी का भी ध्यान रखा जाता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, इनकम एक्सपेंस को डेफर नहीं किया जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में AS 20 के हिसाब से अगर आपने बेसिक डाइल्यूटेड EPS दिखाए हैं तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी AS 20 के हिसाब से बेसिक और डाइल्यूटेड EPS दिखाने हैं। एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। AS 26 एक मिनट में, पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में जरूर करना। कमाल है हमारी ट्रिगर बुक का, पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर DM जरूर करना। AS 26 का नाम है इंटेंजिबल एसेट। सबसे पहली बात, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? कोई भी वो एसेट जो 5 शर्तें पूरा करे वो इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। नंबर 1 आइडेंटिफाइएबल होना चाहिए, नंबर 2 नॉन मॉनिटरी होना चाहिए, नंबर 3 ऑफ कोर्स एसेट होना चाहिए, नंबर 4 विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए और नंबर 5 उसे बिजनेस में यूज, रेंटल या एडमिन किसी भी एक पर्पस के लिए रखा गया हो। अगली बात, इंटेंजिबल एसेट आपके पास 2 तरीके से आ सकता है, तो परचेज या फिर आप खुद कंस्ट्रक्ट करो। परचेज अगर आपने किया है तो उसका कॉस्ट प्राइस निकलेगा बेसिक परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट प्राइस को लाइफ में डिवाइड कर देंगे जिसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अगर आप सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 2 फेज होंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट। रिसर्च का सारा खर्चा P&L में जाएगा, डेवलपमेंट का खर्चा कैपिटलाइज होगा अगर 3 शर्तें पूरी होती हैं। नंबर 1 एंटरप्राइज ने ठाना हुआ इंटेंडेड है कि वो फिनिश करके रहेगी डेवलपमेंट। नंबर 2 कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली प्लस टेक्निकल फीजिबिलिटी है। तीनों में से एक भी शर्त टूटी तो फिर डेवलपमेंट फेज का खर्चा भी P&L में ही जाएगा। अगर सब्सिक्वेंट कोई एक्सपेंडिचर किया है इंटेंजिबल एसेट पे और से एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो कैपिटलाइज होगा खर्चा, एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हुई तो खर्चा जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का है वो SPL में जाएगा। लाइफ क्वेश्चन ने दे रखे इंटेंजिबल एसेट की तो ठीक, नहीं तो 10 साल एज्यूम कर लेना। इंटेंजिबल एसेट को डिस्पोज करने पे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा तुरंत SPL में जाएगा। और हर बैलेंस शीट डेट पर AS 28 के हिसाब से इंपेयरमेंट चेक करना कि इंटेंजिबल एसेट को इंपेयर करने की जरूरत पड़ रही है या नहीं। एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। AS 29 एक मिनट में, पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में करना। कमाल है हमारी ट्रिगर बुक का, पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर DM जरूर करना। AS 29
तीन चीजें, प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और कॉन्टिजेंट एसेट का रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और डिस्क्लोजर सिखाता है। एक एक करके बात करते हैं। प्रोविजन क्या है? एस्टिमेटेड लायबिलिटी, एक ऐसी लायबिलिटी जो देनी पड़ेगी पर अमाउंट नहीं पता। कब रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन को? जब तीन शर्तें पूरी हो जाती हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट प्लस प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्लस रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। एक भी शर्त टूटी तो वो बन जाती है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट के फुटनोट में डिस्क्लोज करते हैं। और अगर चांसेस बिल्कुल ही रिमोट है तो वहां भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एसेट क्या होता है? कॉन्टिजेंट एसेट, पॉसिबल एसेट एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट जिसका ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स पर डिपेंडेंट है। उसे कहीं भी रिकॉर्ड करके नहीं चलते, ना कहीं डिस्क्लोज करके चलते हैं, केवल रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में डिस्क्लोज करके चलेंगे। और चाहे प्रोविजन हो, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो, कॉन्टिजेंट एसेट हो, हर बैलेंस शीट डेट पर रिव्यू करते रहेंगे कि अगर इनमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है तो अकॉर्डिंगली चेंजेस कर देंगे। AS 29 प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटीज पर लगता है, ना कि प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स पर। इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्शन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, इन सब पे AS 29 नहीं लगता है। अगर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट यानी लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेक्टेड लॉस विच एवर इज लोअर। प्रोविजन जिस पर्पस के लिए बनाए उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर रीस्ट्रक्चरिंग के लिए प्रोविजन बनाया गया है तो ऐसे केस में प्रोविजन किस दिन क्रिएट करेंगे? जिस दिन बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट एंटर हुआ है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।